जब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि इक्वालिटी और डिग्निटी से जीने का अधिकार सबको है, तो ट्रांसजेंडर एक्ट 2019 को लाने की ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी? आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो बेसिकली यार देखो, जो भी लोग करंट अफेयर्स पढ़ते हैं या जिनको भी ऐसे एक्ट्स वगैरह में इंटरेस्ट है या फिर जिनको लॉ में इंटरेस्ट है, अपने बारे में बेसिक्स के बारे में जानने में इंटरेस्ट है, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी होने वाली है। बिकॉज सच में यार मैंने इस पे काम किया है, ऑफ कोर्स मैंने मेहनत की है, तो दिखेगी भी वीडियो में। तो तुम्हें इस वीडियो में बैकग्राउंड से लेके आज की करंट पोजीशन तक इस एक्ट के बारे में सब कुछ बता दूंगी, और तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही अच्छा रहेगा। जो भी लोग यूपीएससी, क्लैट या जिस भी पेपर में करंट अफेयर्स की ज़रूरत पड़ती है, उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही तगड़ी होने वाली है, तो देख के ज़रूर जाना, ठीक है। तो बेसिकली इस एक्ट को समझने के लिए और इस लॉ को समझने के लिए कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो तुम्हें पता होने चाहिए। और यार तुम एक बायो के बच्चे से क्या ही एक्सपेक्ट करोगे, तो मैं तो ऐसी ही हूँ, तो मैं कुछ तो तुम्हें बेसिक्स क्लियर करना चाहती हूँ। मुझे ऐसा क्योंकि लगता है कि अभी भी ना बहुत लोगों को ये चीज़ें क्लियर नहीं है। तो देखो, पहला टर्म इज सेक्स। ये एक बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है जो किसी भी बच्चे को असाइन कर दिया जाता है बर्थ के टाइम पे, कि बेसिकली ये बच्चा मेल है, फीमेल है, इंटरसेक्स है या क्या है। बेसिकली वो आपको असाइन कर दिया जाता है उसी टाइम पे, बर्थ के टाइम पे, लाइक बर्थ जब हो जाता है बच्चे का तब ये असाइन कर दिया जाता है। फिर आता है जेंडर। अब हम लोग जेंडर और सेक्स में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। जेंडर इज लाइक जो सोसाइटी बनाती है फॉर मेन, विमेन, इंटरसेक्स या ट्रांसजेंडर। ये एक जेंडर एक सोशल नॉर्म है जो सोसाइटी बनाती है फॉर पीपल अकॉर्डिंग टू लाइक बिहेवियर, एक्सपेक्टेशंस, उसी के हिसाब से क्रिएट हो जाती हैं सोसाइटी की। जेंडर देख के कि यार मैन के कुछ सर्टेन काम है जो मैन ही करेगा, लाइक ये सोसाइटी के नॉर्म है, तो सोसाइटी ऐसे ही डिसाइड करती है कि मैन के कुछ सर्टेन काम है जो मैन करेगा, वुमेन के कुछ सर्टेन काम है जो वुमेन करेगी, ट्रांसजेंडर के कुछ सर्टेन काम है जो ट्रांसजेंडर करेगा। ये सोसाइटी की बनाई हुई चीज़ है, ओके। दिस इज नॉट समथिंग कि कहीं आपको किसी बायोलॉजी की बुक में या ऐसा कुछ मिलेगा। इट्स सेक्स। जेंडर ये सोसाइटी का नॉर्म है, सोसाइटी ने बनाया है, ओके। देन जेंडर आइडेंटिटी। जेंडर आइडेंटिटी होती है कि अब यार बर्थ पे तो बच्चे को एक सेक्स से आइडेंटिफाई कर दिया, पर उस बच्चे ने जब बड़ा हुआ तो उसने अपनी क्या आइडेंटिटी बनाई, वो जेंडर आइडेंटिटी होती है। फॉर एग्जांपल कि कुछ बच्चे होते हैं, लाइक कोई भी हो सकता है, जैसे कोई मेल है बट उसकी इंटरनल बॉडी वर्क्स लाइक अ फीमेल, वो मोर थोड़ा सा स्लाइटली टर्न्ड है टुवर्ड्स मेल, वो सॉरी फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वो उसकी जेंडर आइडेंटिटी होती है, ठीक है, बच्चे की। और क्या कहते हैं, हाँ, फिर आता है जेंडर एक्सप्रेशन, जो कि बेसिकली डिसाइड होता है कि आप कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो अपने आप को सोसाइटी में, लाइक आपकी क्लोथिंग के हिसाब से, आपके वॉक के हिसाब से, टॉक के हिसाब से, या फिर आपके हेयर स्टाइल के हिसाब से। ये होता है जेंडर एक्सप्रेशन, कि आप अपने जेंडर को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया कि यार कि समवन जिसको बेसिकली बर्थ के टाइम पे असाइन कर दिया गया था एज मेल, असाइन तो मैं ऐसे बोल रही हूँ जैसे कोई प्रोजेक्ट है जो असाइन कर दिया गया था, मतलब यार समझ लेना, ठीक है। जिसको बर्थ के टाइम पे आइडेंटिफाई कर दिया गया था एज मेल, अगर वो कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है जो फीमेल की तरह है, या फिर नहीं भी कर रहा है, आप मेल हो तो मेल की तरह भी कर सकते हो, फीमेल हो तो फीमेल की तरह भी कर सकते हो, ट्रांसजेंडर हो तो ट्रांसजेंडर की तरह भी कर सकते हो। मतलब सबके अपने अलग अलग बिहेवियर्स होते हैं, सर्टेन काइंड ऑफ, जो सिर्फ वही इंसान शो कर सकता है, ठीक है। तो वो आप शो कर रहे हो, वो जेंडर एक्सप्रेशन होता है। कुछ लोग जेंडर एक्सप्रेशन और जेंडर आइडेंटिटी में कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, बट ये कुछ केसेस में अलग हो जाते हैं, तो इनको अलग ही समझना है, एक मत समझना, ठीक है। देन आता है आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन। दैट इज बेसिकली कोई इंसान इमोशनली और रोमांटिकली किस इंसान से कैसे अटैच हो रहा है, दैट इज आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन, ठीक है। ये किसी को भी अलग अलग तरीके से हो सकती है, किसी को अपोजिट जेंडर से हो सकती है, किसी को सेम जेंडर से हो सकती है, किसी को दोनों जेंडर से हो सकती है। तो ये
डिफरेंट है। अब हम जानते हैं बेसिकली ये कॉन्सेप्ट तुमने क्लियर कर लिया तो तुम्हारा लाइक ये ज़रूरी भी था, बिकॉज लॉ में बिल्कुल पर्टिकुलर वर्ड्स लिखे हुए हैं, ना कि बेसिकली ये। तो और अगर तुम इन्हें गलत तरीके से पढ़ते या समझते अपने दिमाग में, जैसे जेंडर का तुमने बना रखा होगा, हम मानते हैं कि यार या जेंडर दैट इज़ मेल दैट इज़ फीमेल, बट वो एक सोशल नॉर्म है, दैट इज़ मेनली सेक्स। ओके, नेक्स्ट आता है आपका प्रॉब्लम फेस्ड बिफोर 2014। अब यार एक्ट आया तो कुछ रीजंस तो रहे होंगे। तो प्रॉब्लम क्या होती थी 2014 से पहले, जो बेसिकली लाइक ट्रांसजेंडर्स को फेस करनी पड़ती थी, और वो कुछ भी हो सकती है, लाइक बुलिंग, डिस्क्रिमिनेशन किसी भी सर्टेन तरीके का, या फिर वॉयलेंस, सोशल एक्सक्लूजन, उन लोगों को अलग कर दिया जाता था यार। दैट इज़ वेरी रॉन्ग एक्चुअली यार। मतलब आप किसी को बोल रहे हो कि नहीं यार तुम हमसे डिफरेंट हो तो हमारे राइट्स भी अलग होंगे और तुम्हारे राइट्स भी अलग होंगे, और ये किसने डिसाइड करने को कहा? आप कैसे डिसाइड कर सकते हो ये चीज़? जब ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही नहीं है तो आप ही कैसे डिसाइड कर सकते हो? आपने अपने पास से बना लिया। मतलब सम थिंग्स आर वेरी लाइक, क्या ही बोलूँ मैं तुमसे, ठीक है। तो अब बात आती है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको इक्वल राइट्स दिए हैं तो फिर ये ट्रांसजेंडर्स को ये प्रॉब्लम फेस क्यों करनी पड़ी? बिकॉज ना यार एक चीज़ और होती थी कि 2014 से पहले आई थिंक ऐसा होता था कि लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर, हर जगह जैसे कोई भी फॉर्म भराया जाता तो देयर इज़ ओनली 2 सेक्शंस, दैट इज़ मेल एंड फीमेल, नो ट्रांसजेंडर। तो अब यार हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही बोलता है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए सोशली। तो हम तो अपनी एक तरीके से, मतलब जो इंसान ट्रांसजेंडर है तो उसे तो अपनी आइडेंटिटी किसी ना किसी क्राइटेरिया की वजह से छिपानी पड़ रही है ना। उसको या तो मेल में टिक करना पड़ रहा है या फीमेल में, जबकि वो नहीं है उनमें से कोई भी एक, ठीक है। या वो अपने आप को ऐसे आइडेंटिफाई नहीं करता है तो वो ऐसे अपनी सोशल आइडेंटिटी को क्यों छिपाए ना। ये बहुत ही कंसर्निंग चीज़ें थी। तो अब इन्हें बदलने के लिए बेसिकली इन्हीं चीज़ों को जब देखा गया, सारी चीज़ें देखी गई, तो एक जजमेंट पास हुई थी, दैट इज़ नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नालसा इज़ नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जो कि बनी थी आपकी बेसिकली 1987 में। जो भी गरीब लोग होते थे या जिनके राइट्स को सप्रेस कर दिया जाता था, या जो भी लोगों को लाइक दबा दिया जाता था उनके डिग्निटी, रिस्पेक्ट से रिलेटेड मामलों में, उनको ये मदद करता था नालसा। तो इन्होंने एक जजमेंट पास करी थी मिलके कुछ कम्युनिटीज़ के साथ। वो जजमेंट बेस है कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क्स पे, तो हम पहले वो समझते हैं फिर ये जजमेंट समझेंगे, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क्स क्या कहते हैं? अब इसमें कई सारे लॉज लगते हैं, तो उन सारे लॉज को हम थोड़ा थोड़ा लाइन वाइज लाइन समझेंगे, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट ये ऐसा नहीं है कि यार तुम्हारा कुछ ज़्यादा ही, बस हम इसके लाइक ओवरव्यू लेते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में पहला आपका जो आता है आर्टिकल, दैट इज़ 14। आर्टिकल 14 जो कहता है वो कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि हर इंसान के पास लॉ में सेम इक्वालिटी है, सब इक्वली ट्रीट किए जाएंगे, ठीक है। पॉइंट टू बी नोटेड। नेक्स्ट आपका आता है दैट इज़ आर्टिकल 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। किसी भी इंसान के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा किया जा रहा है तो वो गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। इनके ऊपर भी कुछ ना कुछ पेनल्टीज़ वगैरह होती हैं, पनिशमेंट्स होती हैं, ठीक है। देन आता है आपका आर्टिकल 16, जो कि कहता है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। हर इंसान के पास एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। जबकि अगर हम अपने इंडिया के पास कुछ ईयर्स देखें तो हमेशा हमारी एक सोच रही है कि यार सभी लोग तो एम्प्लॉयड हैं या फिर काम कर रहे हैं, बट ट्रांसजेंडर्स बेसिकली एक पता नहीं क्यों सोसाइटी से अलग कर दिए जाते हैं। उनको ना वो एम्प्लॉयमेंट में बहुत ही कम ट्रांसजेंडर हैं जिनको हम कह सकते हैं कि यार वो पढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उनको सोसाइटी से बिल्कुल अलग कर दिया जाता है। जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो कह रहा है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है। सॉरी गाइस, कोई ना कोई गेट बजा देता तो मुझे खोलना पड़ता है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, दैट इज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हर इंसान के पास हमारी कंट्री में फ्रीडम है अपने आप को, मतलब अपनी स्पीच, मतलब अपनी आवाज़ को, कोई किसी की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता, और हर कोई अपने आप को अपनी आइडेंटिटी के साथ एक्सप्रेस कर सकता है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है।
तो जब हमने खुद ही ऐसा क्राइटेरिया अपने यहाँ सेट किया हुआ था कि हम दो ही उनमें क्लासिफाई कर रहे थे, या तो मेल या फीमेल, तो कहीं ना कहीं किसी जेंडर की हम खुद ही सप्रेस कर रहे हैं ना, उस जेंडर को खुद ही दबा रहे हैं ना हम, तो ये तो गलत हो गया ना, ठीक है। नेक्स्ट, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी, जो कि कहता है कि फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू इंडिया। आप कहीं भी इंडिया में जा सकते हो, कैसे भी रह सकते हो, ये आपके ऊपर है। और यार आप लोग भी इस बात से एग्री करोगे, ये ऐसी कोई बात नहीं है कि यार मैं ही अलग से नोटिस करी हूँ और आप लोगों ने नहीं करी होगी, कि ट्रांसजेंडर्स को हमेशा एक पर्टिकुलर एरिया दे दिया जाता है, या वो एक अलग से ही आइसोलेशन जोन में रहते हैं, जो कि गलत है। और ये इंडिया में अब तक भी होता है, जबकि कुछ ऐसा तो है नहीं यार कोई अलग लोग हैं या कुछ है, नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। ये हम सब में ही पार्ट है, हम सबका ही पार्ट है, तो हम सब एक ही सोसाइटी का पार्ट है, पर हमने क्या बना दिया, उनको आइसोलेट कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत है यार, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी, जो कहता है फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। ओके, कोई भी इंसान कोई भी प्रोफेशन की प्रैक्टिस कर सकता है, कोई भी इंसान, समझ में आ रहा है आपको, इंसान कोई भी। तो फिर ट्रांसजेंडर्स ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं अब तक भी इंडिया में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं यार, समझो, ठीक है। फिर आता है आर्टिकल 21, जो कि कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये कहता है हर इंसान के पास यार जीने का, अपने तरीके से जीने का अधिकार है, और उसके पास अपनी लिबर्टी है। इसका मतलब ये नहीं कि यार मैं रोड पे निकल रही हूँ तो चांटे मारती हुई निकलूंगी लोगों में, ऑफ कोर्स नॉट, ये तो गलत हो गया। मतलब ये तो अब मैं दूसरों का भी अधिकार छीन रही हूँ ना, कि यार वो चाटा थोड़ी खाएगा मुझसे, मेरे अधिकार है तो उसके भी तो है ना। तो यार ये चीज़ें थोड़ा दिमाग में रखा करो, इन चीज़ों में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो उन चीज़ों को भी जानना, ठीक है। अब तुम्हें ये सब चीज़ें पता है, तो अब हम जानेंगे व्हाट इज़ नालसा वॉइसेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसमें ना यार बेसिकली कुछ चीज़ें थी कि ये केस क्यों आया, क्यों उठा, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की एब्रीवेशंस क्या थी इस पे, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, थर्ड जेंडर रिकॉग्नाइजेशन और डायरेक्शन टू गवर्नमेंट, इसमें ये सारी चीज़ें हुई थी। अब हम इसमें थोड़ा सा इसे लाइक डीपली जानते हैं, दैट इज़ ये केस क्यों उठा, इन्हीं सारे रीजंस की वजह से उठा। डिस्क्रिमिनेशन, बुलिंग, सोशल एक्सक्लूजन, क्यों? जब सब हम एक ही सोसाइटी का पार्ट हैं, तो कुछ ही लोगों को ऐसे अलग तरीके से ट्रीट करना क्यों? क्या ये सही है? क्या ये रीजनेबल है? क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है? कहीं भी नहीं, हमने सारा लॉ पढ़ लिया, कहाँ ऐसा लिखा है कि यार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा हो कि नहीं यार ट्रांसजेंडर्स जो होंगे ना उनको हम अलग राइट्स देंगे, जो फीमेल्स होंगी ना हम उनको कुछ अलग राइट्स देंगे, जो मेल होंगे ना उनके पास कुछ अलग राइट होंगे, कहीं लिखा है? नहीं लिखा ना। तो मतलब अपने आप ही दिमाग में बना लिया, अपने आप ही कर दिया। देखो यार मेरा काम है तुम्हें डायरेक्शन देना, उसे सही तरीके से अपनी ज़िंदगी में यूटिलाइज करना या उसको यूज़ करना वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। मैं सिर्फ तुम्हें सिखा सकती हूँ, पर उस चीज़ पे तुम्हारी टिप्पणियाँ क्या है, तुम्हारी विचारधारा क्या बनती है, वो तुम्हारे ऊपर है, और मैं चाहूँगी कि वो सही बने, ठीक है। ये बहुत गलत चीज़ है और ये ख़त्म होनी चाहिए, ओके। और हाँ, अब ना कुछ लोगों को यार यहाँ पे ना एक चलो ठीक है वो वाली बात मैं बाद में बताऊंगी, बिकॉज आई थिंक उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा प्रोसेस करने की ज़रूरत है। अभी कुछ लोग ऑफेंड हो रहे होंगे, बट दैट इज़ ट्रू, ओके। तो हाँ, ये केस इन्हीं रीजंस की वजह से आया, उठा, कम्युनिटीज़ गई कुछ, और नालसा ने मिलके ये केस उठाया सुप्रीम कोर्ट में, एससी में। तो सुप्रीम कोर्ट की इस पे यार यही एब्रीवेशंस थी कि बेसिकली ना इनको लीगल रिकॉग्नाइजेशन मिलना चाहिए, और इनको इनके वेलफेयर पे काम होना चाहिए, एजुकेशन पे काम होना चाहिए, इनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, सर्टेन काइंड ऑफ रिजर्वेशन होना चाहिए इन लोगों के लिए। पब्लिक अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा जितना हम लोगों को अवेयर करेंगे, एजुकेट करेंगे, तो लोग समझेंगे कि यार ये कोई अलग नहीं है हमसे, ठीक है। ये हमारे साथ इसी सोसाइटी का पार्ट है, हम सब एक ही सोसाइटी का पार्ट है, हम सभी इंसान हैं, ओके। नहीं, मैंने ये इंसान भी इस वजह से बोला है बिकॉज कई जगह पे सच में नहीं ट्रीट किया जाता है इंसानों की तरह। यार मतलब मैं साइंस वाली बच्ची हूँ, मतलब गॉड वाली वर्डिंग यूज़ करना शायद गलत हो सकता है या कुछ लोगों को वो, पर मैं मतलब एग्जांपल ले रही हूँ कि गॉड ने हर किसी को बना के भेजा है, हर कोई उसी का बच्चा है, हर कोई उसी का क्रिएशन है। तो कुछ लोगों के साथ ऐसे अलग बिहेव क्यों किया जाता है, दैट इज़ रॉन्ग, ठीक है। तो उनके हेल्थ केयर पे काम करना, सोशल इंक्लूजन नहीं होना उनके साथ, सॉरी सोशल इंक्लूजन करना, एक्सक्लूजन नहीं करना, तो ये सारी चीज़ों की सुप्रीम कोर्ट ने एब्रीवेशंस दी। फिर आती है उनकी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन।
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कहा कि कोई भी इंसान अपने आप को सोशली कैसे भी एक्सप्रेस कर सकता है। तो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन कहता है, ये चीज़ ज़रूर याद रखना, तुम्हें अभी आगे एक चीज़ इसमें मिलेगी। तो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन कहता है कि हर इंसान को अपने तरीके से, हर इंसान मतलब अपने आप को अपने तरीके से आइडेंटिफाई कर सकता है। वो अपने आप को कोई भी कुछ भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अगर वो मानता है कि वो ट्रांसजेंडर है तो यस, मतलब मैं ऐसे बिल्कुल ऐसे ही नहीं कहूँगी, बट तुम लोगों को ईजिली ये चीज़ समझाने के लिए ऐसा है कि सेल्फ आइडेंटिफिकेशन इज़ कि हम सोशली अपने आप को कैसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर है, ठीक है। हमारा लॉ ये कहता है, दैट इज़ आर्टिकल 19 क्लॉज ए सब क्लॉज क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, ये कहता है हमें कि हम अपने आप को सोशली कैसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये हमारा वो है, ठीक है। यही सेल्फ आइडेंटिफिकेशन है। फिर आता है कि उसमें ना लाइक ये सारी डिस्कशंस हुए और थर्ड जेंडर के रिकॉग्नाइजेशन की बात हुई। फिर डायरेक्शन दी गई गवर्नमेंट को कि उनको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, ताकि ना बेसिकली इन लोग के वेलफेयर के लिए काम हो सके। अब आता है इंटरनेशनल बैकग्राउंड, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस 2 टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिन्हें टर्मिनोलॉजीज समझ लो जिन्हें, दैट इज़ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट और इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पोटेंशियल राइट। ये बेसिकली हमने ना इंटरनेशनली लिए हैं ताकि हम अपने यहाँ भी ना इन चीज़ों को देख के थोड़ा सा काम कर सकें यार, कि बाहर क्या होता है, कैसा सिस्टम चलता है और उन्होंने क्या लॉज बना रखे हैं, उसके हिसाब से हमने कुछ 2 चीज़ें यहाँ से उठाई थी, ठीक है। तो अब आता है क्या कहते हैं आपका तो अब आता है आपका यार, जब इन्होंने ये लॉ बेसिकली नालसा वर्सेस यूनियन ने ये चीज़ पहले ही कर दी थी, तो 2019 में ये जो ट्रांसजेंडर एक्ट था इसे लाने की क्या ज़रूरत पड़ी, ये चीज़ क्यों आई? तो देखो यार, जुडिशरी और लेजिस्लेचर में डिफरेंस होता है। जुडिशरी डायरेक्शन दे सकती है, आपको बता सकती है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, पर उसके अकॉर्डिंग कोई भी बिल पास करना या बेसिकली कोई भी नई वो लाना हमारे गवर्नमेंट के हाथ में होता है, ठीक है, जो लेजिस्लेचर का काम है। तो ये इनेक्ट इसी वजह से हुआ बिकॉज ये सारी चीज़ें हो रही थी। अब गवर्नमेंट को डायरेक्शन तो दे दी गई, पर जब तक गवर्नमेंट उस पर काम नहीं करेगी तो वो सारी चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं होंगी ना कंट्री के अंदर। तो 2019 में इस एक्ट को लाया गया और इसके मेजर प्रोविजंस यही थे, लीगल रिकॉग्नाइजेशन मिलना चाहिए, वेलफेयर पे काम होना चाहिए, रिजर्वेशन आना चाहिए, सर्टेन काइंड ऑफ पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए, हेल्थ केयर का काम होना चाहिए और सोशल इंक्लूजन होना चाहिए, ठीक है। अब यार ये बिल तो ला दिया गया 2019 में, पर 2020 में ना इसको बेसिकली प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स के उसमें इस पर कुछ रूल्स वगैरह बनाए गए। बिकॉज अब यार कोई बिल ला देने से कुछ नहीं होता ना, जब तक उस पर रूल सेट नहीं होंगे, हम उस काम को करने नहीं लगेंगे सोसाइटी के अंदर, तब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो 2020 में उसमें चीज़ें आई, चेंजेस हुए। तो बेसिकली पहली बात तो इसमें ना कुछ चीज़ें आई कि आपको समझना होगा कि ट्रांसजेंडर होते कौन है, ठीक है। ये बेसिकली आप कह सकते हो ट्रांसजेंडर होते हैं जिनकी जेंडर आइडेंटिटी जो होती है वो डिफरेंट होती है उनके सेक्स से, ठीक है, जो कि मतलब एक बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक जो उनको उनके जन्म पे असाइन कर दिया गया था, मतलब आइडेंटिफाई कर दिया गया था उनको जिस चीज़ से, वो उनका इन फ्यूचर वो अपने आप को ऐसा आइडेंटिफाई नहीं करते, दैट इज़ ट्रांसजेंडर, ठीक है। ये चीज़ बहुत ही क्लियर रखना। अब यार इस चीज़ों पे ना विवाद क्यों छिड़े, ये ट्रांसजेंडर एक्ट आया तो, और ये अच्छी चीज़ भी थी बिकॉज इसमें सारी चीज़ों के वेलफेयर के बारे में बात हो रही है, पर इसमें फिर अब क्रिटिसिज्म क्यों आया कि लोग इसे क्रिटिसाइज, लाइक सर्टेन कम्युनिटीज़ इसे क्रिटिसाइज क्यों करने लगी? ये हुआ इसके सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी की वजह से और कुछ पनिशमेंट्स की वजह से जो इस बिल में बताई गई थी, ठीक है। मैं तुम्हें बताती हूँ कि बेसिकली हुआ क्या। ऐसा था सीन कि इसमें एक सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी सरकार ने मांगा, जो कि ज़रूरी था। मतलब सरकार का इस पे पॉइंट ये था कि अगर ये आइडेंटिफाई हम नहीं कर पाएंगे कि कौन ट्रांसजेंडर है, कौन मेल है, कौन फीमेल है, तो हम इन लाइक रिजर्वेशन, अब हर किसी को रिजर्वेशन नहीं मिल सकता, लीगल रिकॉग्नाइजेशन, वेलफेयर पे काम, अब वेलफेयर पे तो और सबके लिए नॉर्मली काम हो रहा है, पर हम जो पर्टिकुलर हम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए काम करना चाहते हैं, जब तक हमें आइडेंटिटी ही सामने वाले की नहीं पता होगी, हम उस पर काम कैसे करेंगे? अब इस पर कम्युनिटीज़ का कहना ये था कि जब हमारे नालसा वर्सेस
यूनियन का जो आया था सामने सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें सेल्फ आइडेंटिफिकेशन की बात हुई थी कि कोई भी इंसान अपने आप को किसी भी तरीके से एक्सप्रेस कर सकता है सोसाइटी में, तो फिर तो ये उसके खिलाफ जाना होगा, ये कम्युनिटीज़ का कहना है। इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों चीज़ एक दूसरे के खिलाफ है, जुडिशरी और लेजिस्लेचर एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, ये कम्युनिटीज़ और पॉलिटिकल व्यूज़ में थोड़े से जो डिफ्रेंशिएशन आया है उसकी वजह से ही क्रिटिसिज्म आया। तो उनका ही क्रिटिक्स का ये कहना था कि ये तो फिर हमारे सेल्फ आइडेंटिफिकेशन वाली जो चीज़ आपने बोली उसका आप खुद ही बेसिकली अपोज कर रहे हो ना। फिर तो जब मुझे खुद आज़ादी ही नहीं है अपने आप को सेल्फ किसी भी तरीके से एक्सप्रेस करने की सोसाइटी में, तो फिर इसका क्या फ़ायदा हुआ। अब आता है कुछ का पनिशमेंट क्राइटेरिया, जो लाइक पनिशमेंट्स वगैरह डिसाइड की गई थी ना इस चीज़ क्या कहते हैं एक्ट को लेके, जो पनिशमेंट्स डिसाइड हुई थी उनके बारे में। तो जो पनिशमेंट्स इसे लेके डिसाइड हुई थी आर्टिकल 18 के अंदर हुई थी, जिनमें ना ये बोला गया कि किसी भी अगर ट्रांसजेंडर पर्सन को मेंटली, फिजिकली, सेक्सुअली, वर्बली, कम्युनिकेशन में या सोशली अगर अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है या किसी भी तरीके से गलत व्यवहार उसके साथ किया जाता है, तो उसके अंदर कुछ अप टू 2 इयर्स की पनिशमेंट होगी और कुछ शायद पेनल्टी हो सकती है, ये बोला गया था उस पनिशमेंट में। जिस पे ये सवाल उठे कि जब नॉर्मल पर्सन के साथ कोई भी इसी तरीके की दिक्कत होती है तो उसमें अलग अलग वो है, पर इसमें यार 2 इयर्स तक का ही ऑलमोस्ट सभी इन्हीं प्रॉब्लम्स के लिए, लाइक सेक्शुअली, फिजिकली अब्यूजिव हो, मेंटली अब्यूजिव हो, वर्बली अब्यूजिव हो, सबके लिए ऑलमोस्ट सेम ही पनिशमेंट है, दैट इज़ अप टू 2 इयर्स और कुछ पेनल्टी है। तो ऐसा क्यों ये कम है, उनका ये कहना था ये कम है, इससे तो ना लोग डरेंगे नहीं और ऐसा नहीं होगा क्या, क्योंकि लोगों में डर ही नहीं बैठेगा, वो लगेगा यार ये तो कम ही है, इतना तो मतलब जो होता है जिसका क्रिमिनल माइंडसेट वो क्यों ही सोचेगा कि कितने टाइम जेल में, मतलब वो तो ऑफ कोर्स उसके लिए तो 2 साल वाली चीज़ कम ही होगी मेरे हिसाब से। पर इस पे गवर्नमेंट का ये कहना था कि गवर्नमेंट ने कहा कि अभी जो हम काम कर रहे हैं ना वो इसके लीगल फ्रेमवर्क पे कम कर रहे हैं, वेलफेयर, रिकॉग्नाइजेशन और बेसिकली रिजर्वेशन वाले एरियाज़, हेल्थ केयर पे ज़्यादा काम कर रहे हैं। इसमें आगे कुछ चीज़ें और हो भी सकती हैं और नहीं भी, वो मतलब गवर्नमेंट ने ऐसे छोड़ दिया था, पर लोगों का क्रिटिसिज्म इसी वजह से आया कि यार ये नहीं है, पनिशमेंट्स वगैरह बढ़नी चाहिए, इन्हें इतना कम नहीं होना चाहिए, उनका कहना ये था। ठीक है, तो आपने ये जान लिया। अब ये क्रिटिसिज्म वाली बात क्लियर हो गई क्यों थी। अब ना यार देखो, कुछ लोग ना इस पे सवाल उठा सकते हैं कि यार ऐसा क्यों हो रहा है कि हर किसी के लिए कुछ ना कुछ अलग आ रहा है, सबको कुछ ना, यार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कहता कि मतलब सबके लिए, हाँ लॉ सबके लिए सेम है ना, हमारे पास हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबको सेम नज़र से देखता है। तो जो हमने ये सोशल गैप, सोशल डिफरेंशिएशन खुद क्रिएट करा है, उसे कम करने के लिए कुछ सर्टेन चीज़ें लाई जाती हैं ताकि ये गैप हम भर सकें। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन आ जाना और उसे अपने सोसाइटी में यूज़ करना, उस लॉ को अपने सोसाइटी में यूज़ करना, दो डिफरेंट बातें होती हैं, जिसके लिए आप 2 टर्मिनोलॉजीज भी समझ सकते हैं, दैट इज़ इक्वालिटी एंड इक्विटी। इक्वालिटी होती है कि सबको सेम चीज़ देना, ठीक है, और इक्विटी होती है कि किसी को उसकी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ देना। अब इसका एग्जांपल तुम ऐसे ले सकते हो कि यार मैंने ना 2 यहाँ पे, मेरे हाथ में माइक है यार, ठीक है थोड़ा देख लेना, चलो ठीक है 1 सेकंड रुको, मैं इसको यहाँ लगा लेती हूँ, हाँ ठीक है, ये पर आवाज़ की कुछ दिक्कत हो सकती है, 2 मिनट के लिए रुक जाओ। जैसे बेसिकली मैंने ना, कोई इधर मैच चल रहा है और मैंने 2 लोगों को इन स्टूल्स पे खड़ा कर दिया। अब एक की हाइट तो है इतनी सी और एक की हाइट है इतनी, ठीक है, और दीवार है यहाँ तक की बेसिकली। अब थोड़ा तुम्हें कैसे समझाऊँ यार मैं मतलब ऐसे समझ लो कि एक की हाइट लंबी है और एक की हाइट इतनी सी है स्टूल पे चढ़ने के बाद भी, ठीक है। अब उसे मैच देखना है तो उसे तो यार मैच अब भी नहीं दिख पा रहा ना, सेम हाइट पे नहीं दिख पा रहा ना, तो अगर ये इक्वालिटी है, अब हम इसे इक्विटी कर दें, अगर उसका स्टूल थोड़ा सा और ऊंचा कर दे तो उसको भी तो वो मैच ढंग से दिख पाएगा ना, उसके लिए भी तो चीज़ें बराबर हो पाएंगी ना, तब उसके लिए बराबरी हुई ना, अभी तो सबके लिए। तो ये एक्ट्स, ये लॉज इसीलिए लाए जाते हैं ताकि हम सोसाइटी में इक्वालिटी, बेसिकली इक्विटी ला सकें, ठीक है, वो सोशल गैप भर सकें। तो यही था भाई इस चीज़ के लिए, और प्रेजेंट पोजीशन यही है कि इसे सिर्फ सोशली नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनली भी इसमें चेंजेस हुए हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स कह सकते हो, एक्ट आया क्योंकि,
तो ये चेंजेस हुए हैं और हमें इस पे सोशली ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशनली भी काम करना है और कॉन्स्टिट्यूशनली ही नहीं सोशली भी काम करना है, क्योंकि लाइक लेजिस्लेचर का काम ही हो सकता है, जुडिशरी का काम ही हो सकता है कि जुडिशरी बता देगी क्या करना है, लेजिस्लेचर उस चीज़ को ला देगी, पर जब तक हम अपने यहाँ से यार ये चीज़ें नहीं निकालेंगे ना तब तक कुछ ठीक नहीं हो पाएगा। वो हमारे ऊपर है, हम सबको समानता की नज़र से मतलब देखना क्या चाहते हैं, जो नहीं देख रहे हैं उनको देखना चाहिए यार, किसी में कुछ अलग नहीं है, हम सब भगवान की क्रिएशन है और सब इक्वली ट्रीट होने चाहिए, सबका अधिकार है, किसी को भगवान ने करके नहीं भेजा कि यार ये इसको कम ट्रीट करना, ये मुझे थोड़ा कम पसंद था यार, ठीक है इसे थोड़ा कम ट्रीट करना, ये वाला ना मुझे ज़्यादा पसंद था यार, इसमें मैंने बहुत टाइम लगाया था, ऐसे नहीं करा भगवान ने, ठीक है। तो यार इन चीज़ों को समझो, कॉन्क्लूजन इसका यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कभी किसी को अलग नज़र से नहीं देखा और ना ही हमें देखना चाहिए। तो ज़बरदस्ती की ये टिप्पणियाँ अपने दिमाग में नहीं बनानी चाहिए। तो हम लोगों की वजह से ही ये इतनी सारी दिक्कतें आई हैं सोसाइटी में। अगर हम पहले से ही सबको इक्वली ट्रीट करते तो आज ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ रही होती और हम एक हैप्पी प्लेस की तरह, हैप्पी लाइक कंट्री की तरह रह रहे होते हैं। अभी भी हम हैप्पी हैं, बट कुछ चीज़ें होती है ना कि इन डेप्थ जब हम घुसते हैं तो कुछ दिक्कतें होती हैं, उन्हें हमें ठीक करना चाहिए। अब तुम बताओ इस एक्ट के ऊपर तुम्हारी क्या राय थी, और बेसिकली तुम्हें ये जो क्रिटिसिज्म आया कम्युनिटीज से वो सही लगता है या नहीं, या गवर्नमेंट के पॉइंट्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इस चीज़ में ज़रूर मुझे बताना। तो आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, बाय गाइस। तुम याद रखना मेरा काम है डायरेक्शन दिखाना, तुम्हारा काम है सही या गलत जानना। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि तुम्हें सही क्या लगा और क्या गलत लगा। बाय बाय यार।